Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योग केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपने 8th चैप्टर का दैट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, एयर पोल्यूशन के बारे में देखा था और उसके अलावा हम लोगों ने एसिड रेन क्या होती है ये पढ़ा था। एसिड रेन कैसे होती है, क्या क्या रीजन है जो एसिड रेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एसिड रेन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, उन सब चीज़ों पे एसिड रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने दो इम्पैक्ट के बारे में देखा था प्रीवियस वीडियो में, वेजिटेशन का पढ़ा था हमने और फर्टिलिटी के बारे में देखा था, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना तीसरा एक इम्पैक्ट देखेंगे एसिड रेन का, जो है बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स। जो एसिड रेन होती है उसका जो बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यदि हम एक एग्जाम्पल से देखें तो आप सब लोगों ने आगरा के ताजमहल के बारे में सुना होगा, ऑलमोस्ट सबने देखा भी होगा। तो जो ताजमहल जब बना था तब वो बहुत ही प्योर किससे बना था, लाइमस्टोन बोल सकते हैं हम, संगमरमर का जो पत्थर होता है उससे क्या बने हुआ था, ताजमहल बना था। ओके, वो बहुत ही वाइट होता है, प्योर वाइट होता है। तो जब ताजमहल बना था तो प्योर वाइट था, कलर में पूरा प्योर वाइट था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अब अभी यदि हम देखने जाते हैं और यदि हम पहले देखते तो कंपैरिजन करते हैं, तो अभी जो ताजमहल का कलर है जो प्योर वाइट था वो येलोइश हो चुका है। उसका कलर वाइट से कैसा हो गया है, येलोइश हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन क्या है कि जो एसिड रेन है, ठीक है, तो देखो आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, ये आगरा का ताजमहल था पहले, ठीक है, जब बना था तब। ओके, तब बना था तब आपको यहाँ पे इमेज नजर आ रही होगी, प्योर व्हाइट कलर का है। ओके, अब यदि अपन इधर आते हैं तो आपको ये इमेज नजर आ रही होगी, ये थोड़ा सा येलोइश कलर का हो गया है। कौन सा कलर का हो गया है, येलो कलर का हो गया है। तो ये जो कलर में चेंजिंग आया, इसके प्योर वाइट से येलो कलर हो गया, तो ये किस वजह से हुआ है, एसिड रेन के कांटेक्ट में आने की वजह से हुआ है। अब क्या होता है, जनरली एसिड रेन गिरती है अर्थ पे तो उसके आसपास जो भी चीजें उसके कांटेक्ट में आती है उस पर वो एडवर्स इफेक्ट डालती है। ओके, तो एसिड रेन का क्या था, एसिड रेन में एसिड होता है बहुत सारा, तो वो जब ताजमहल पे गिरती, ठीक है, तो ताजमहल का जो लाइमस्टोन है, जो संगमरमर का पत्थर जिसमें यूज हुआ है, वो क्या करता है, एसिड रेन से रिएक्ट करके क्या बना लेता था, कैल्शियम सल्फेट की परत उसके ऊपर क्या हो गई, जमा होने लग गई। तो ये जो आपको येलोइश कलर नजर आ रहा है वो किसकी, कैल्शियम सल्फेट की क्या है, एक लेयर उसके ऊपर बनने लग गई है। रीजन क्या है, एसिड रेन की वजह से। तो कितना सुंदर लगने वाला ताजमहल आज बिल्कुल डल हो गया है, उसकी जो एक्चुअल जो वो कलर था वो येलो में चेंज हो गया है। ठीक है, उतना ज़्यादा सुंदर, वो जितना ब्यूटीफुल पहले लगता था उतना अब नहीं लगता है। ओके, तो रीज़न क्या है कि एसिड रेन की वजह से ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इसमें जो संगमरमर जो लाइमस्टोन यूज हुआ है वो। इसी तरीके से और भी जो भी बिल्डिंग्स है, ये ताजमहल का एक कॉमन एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके अलावा और भी जो भी बिल्डिंग्स है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग्स नॉर्मली और जो बनी हुई होती है किसकी, लाइमस्टोन की, ठीक है, तो वो किस तरीके से एसिड रेन के कांटेक्ट में आके उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है उस बिल्डिंग को एसिड रेन। ओके, कैसे होता है देखो, buildings and mountains. Acid rain cause extensive damage to buildings and mountains from marble, limestone, slate and mortar. Limestone which is common building material is attacked. ठीक है, limestone होता है कॉमन बिल्डिंग मटेरियल होता है, मैंने जस्ट अभी उसी का बारे में बताया आपको। जनरली उसको क्या करती है, एसिड रेन अटैक करके डैमेज करती है। ओके, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, एसिड रेन का जो एसिड होता है उससे कांटेक्ट करके वो क्या बनाता है, CaSO4 की लेयर बनाता है, जो बिल्डिंग्स को क्या करती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है। समझ आया बिल्कुल अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, तो हम आता है इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका लिविंग बीइंग्स से, बैक्टीरिया से, इनसे क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, लाइक हमने देखा है बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरियाज होते हैं,
ओके, वो वेस्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिके करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन क्या हुआ, एसिड रेन जब होती है, मैंने बोला वो एडवर्स इफेक्ट डालती है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है। आसपास में सॉइल में जितने भी ऐसे थोड़े बहुत बैक्टीरियाज, एल्गीज प्रेजेंट होते हैं, उनका एसिड रेन की वजह से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ये एल्गीज होते हैं ये क्या करते हैं, उनको बैलेंस करके रखते हैं, हमारा इकोलॉजिकल जो साइकिल होता है उसको बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं होती है, ठीक है, सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से एसिड रेन की वजह से वो क्या होते हैं, खुद उनका क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उन पे, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, इसके अलावा यदि एसिड रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पे भी एसिड रेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या होती है, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम ह्यूमन का डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर आता है उससे ज़्यादा उसमें एसिड मिला हुआ होता है, जो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ के लिए क्वांटिटी यदि नॉर्मल से ज़्यादा है या फिर नॉर्मल से कम है तो वो हार्मफुल ही होती है। ठीक है, सुन रखा है सबने, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है वो भी हार्मफुल है, और कम है वो चीज़ आपके लिए तो वो भी हार्मफुल है। बैलेंस चीज़ हमेशा, हर किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ओके, समझ आया। अब हम पढ़ लेते हैं, देखो CaCO3 लाइमस्टोन है, H2SO4, एसिड रेन के अंदर H2SO4 होता है, पता है, एसिड रेन से क्या किया, रिएक्ट किया और क्या बना लिया, CaSO4, और H2 और CO2, ये CaSO4 होता है, वो क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है फिर बिल्डिंग्स को, ठीक है। द डैमेज कोज टू द बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स बाय एसिड रेन इज इरिवर्सिबल। एसिड रेन का जो माउंटेन और बिल्डिंग्स पे जो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, वो इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये कि एक बार यदि कोई बिल्डिंग एसिड रेन के कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई है तो वो जितनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसको हम वापस सही नहीं कर सकते हैं, वो खराब होनी ही है क्योंकि वो एसिड रेन के कांटेक्ट में आ चुकी है। लेकिन यदि चाहे कि हम उसको वापस कन्वर्ट करके सही कर दे तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक बार हो गया तो उसे दोबारा आप कन्वर्ट पहली वाली कंडीशन में नहीं ला सकते हो। समझ आ गया क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे देखो क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस। Acid rain is responsible for wiping out many bacterial and blue-green algae, thereby disrupting the whole ecological balance. Okay? Just अभी समझाया मैंने आपको। Human health. Acid rain has been found to be dangerous to human health. Acidic condition can affect human nervous system, respiratory and digestive system. एसिडिक कंडीशन होती है वो क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है किस पे, नर्वस सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। यदि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपकी लाइफ भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो एसिड रेन कितनी ज़्यादा हार्मफुल है पता चला। अब एसिड रेन को स्टॉप करने के, कंट्रोल करने के कोई तरीके भी तो होते होंगे यदि ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है। तो बिल्कुल है, फर्स्ट तो हमें फॉसिल फॉइल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, वो कम से कम यूज़ करने चाहिए। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है, मेनली यही दो कंपोनेंट हैं। तो यदि हम एयर पोल्यूशन कम से कम करेंगे, एयर पोल्यूशन की वजह से वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उनकी, एयर पोल्यूशन यदि कम किया जाता है तो एसिड रेन को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एयर पोल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं कंबंशन के लिए वो कम से कम यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो भी एयर पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं उनको डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज में जो भी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही है जो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करती है उनको कम किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर,
जो भी व्हीकल हम यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो फ्यूल जलता है, ठीक है, उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन कम करेंगे तो SO2 और NO2 क्या होगी, कम रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, उनकी जो एनवायरनमेंट में उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो वो जब क्वांटिटी कम हुई तो क्या होगा, एसिड रेन के कांटेक्ट में कम आएंगे, और एसिड रेन होगी ही नहीं, रेन के कांटेक्ट में कम आएंगे तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हमें क्या होता है, स्प्रे वगैरह कम यूज़ करना चाहिए। स्प्रे वगैरह में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होती है, CFC शॉर्ट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये भी क्या करती है, एसिड रेन को क्या करती है, इंक्रीज करती है, हेल्प करती है एसिड रेन होने में। तो हमें इसको भी कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब जो स्प्रे वगैरह, बॉडी स्प्रे वगैरह हम यूज़ करते हैं, उनको हमें कम यूज़ करना चाहिए। ओके, चलो देख लेते हैं। स्टेप टू कंट्रोल एसिड रेन, देयर शुड बी रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया। यूज ऑफ अल्टरनेट क्लीनर एनर्जी सोर्स शुड बी इंक्रेज्ड, एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। इन सब चीज़ों का क्या यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। आगे देखो, एयर फिल्टर्स एंड स्क्रबर्स आर फिटेड इन टॉल इंडस्ट्रियल चिमनीज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। जस्ट यही मैंने बताया, एयर पोल्यूशन को किसी भी तरीके से क्या करेंगे, कम करेंगे तो एसिड रेन अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन को जिस भी तरीके से हम कम कर सकते हैं, हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, क्योंकि एसिड रेन होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए एंड जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वेजिटेशंस है, फर्टिलिटी, उन सब के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो हमें इस चीज़ का क्या करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यदि एयर पोल्यूशन कम से कम करेंगे तो क्या होगा, एसिड रेन भी कम हो जाएगी। ओके, आगे देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, कुछ कैटेलिस्ट होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, यदि व्हीकल्स में यूज किए जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, उनको डिक्रीज किया जा सकता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं जो एसिड रेन में हेल्प करती है, एसिड रेन करवाने के लिए होती है। ठीक है, उन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। यदि ये दो किसी भी तरीके से कम हो जाए तो एसिड रेन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आया सिस्टम क्या था। ठीक है, डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन क्या है, मेन कारण है। एयर पोल्यूशन को आप किसी भी तरीके से कम करो, क्या करो, डिक्रीज करो, तो क्या हो जाएगी, एसिड रेन भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है, चले आगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे एसिड रेन हो चुकी है खत्म, एसिड रेन हमने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले तो सब, मुझे लगता है सब लोग थोड़ा बहुत इस बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो हम कवर करेंगे ये चीज़। तो यदि बात करते हैं, टॉपिक आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये होता क्या है, तो जनरली क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि अर्थ के सरफेस को वार्म अप करने की जो बोल सकते हैं हम एक्टिविटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो अर्थ की सरफेस है वो वार्म अप होती रहती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो हमें पता चला ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, किसकी बात हो रही है, ग्रीन हाउस क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस कुछ नहीं होता है, एक ग्लास का बना हुआ हाउस होता है, कुछ इस तरीके का ग्लास का बने हुआ हाउस होता है। ये पूरा क्या होती है, उसकी बाहर की दीवारें पूरी ग्लास से होती हैं, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेड़ पौधे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पेड़ पौधे प्रेजेंट होते हैं। ये एक ग्लास का बने हुआ ऐसा हाउस है जिसमें सन रेज आती है, वो अंदर तो आ सकती है बट वो कुछ रेज क्या होती है, बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, पेड़ पौधे को सनलाइट तो बिल्कुल चाहिए, क्यों चाहिए, अपना खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। तो वो जो सनलाइट लेते हैं, ये ग्लास का बना हुआ एक हाउस होता है, उसके अंदर सनलाइट जाती है, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो सनलाइट उसके अंदर एंटर करती है वो वापस बाहर नहीं जाती है, इसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं।
तो वो सनलाइट अंदर ही रह रही है, बाहर नहीं जा रही है, तो आसपास के एरिया को क्या करती है, वार्म अप करती है, गर्म करती है। ओके, अपना अर्थ की सरफेस क्या होती है, उसकी वजह से वार्म होती है, गर्म होती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशन में यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब अपनी अर्थ सरफेस वार्म अप रहती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये होती किसकी प्रेजेंस में है, कुछ गैसेस होती है, उनकी प्रेजेंस में होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है CO2 होती है, वाटर वेपर होती है, मीथेन होती है। ओके, ये सब क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ठीक है, CO2, मीथेन, वाटर वेपर, इनकी प्रेजेंस में ही क्या होता है, वो अर्थ सरफेस होती है, वो गर्म होती जाती है। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस नॉर्मली यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जितना है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा होता, तो सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं था। क्या होता, बहुत ज़्यादा ठंडा होता टेम्परेचर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है। लेकिन आजकल एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैसेस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। लाइक CO2, CH4, वाटर वेपर, जितनी भी गैसेस है सब इंक्रीज होती जा रही है। ये जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये क्या करेगी, उस सनलाइट से कांटेक्ट में आके आपकी अर्थ की जो सरफेस है उसको भी क्या करेगी, ज़्यादा वार्म अप करेगी। ठीक है, ज़्यादा गर्म करेगी, ज़्यादा वार्म करेगी, ज़्यादा गर्म करेगी, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस गर्म हो जाती है और ये ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्या वो समझ आया आपको। चलो अब यहाँ पे क्या लिखे हुआ है वो पढ़ लेते। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स द प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। जस्ट मैंने आप लोगों को यही समझाया है। ओके, आगे देखो, ग्रीन हाउस इज ए ग्लास हाउस विथ प्लांट्स इनसाइड एंड विच अलाउ शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन to come in but does not allow the long wave, that is outgoing infrared radiation, to escape from inside the structure। ठीक है, मैंने जस्ट बताया था कि कुछ रेडिएशन अंदर जाती है, कुछ बाहर भी निकल जाती है, लेकिन कुछ नहीं निकल पाती। मतलब जो वेवलेंथ जिनकी ज़्यादा होती है वो रेडिएशन उस हाउस से क्या नहीं कर पाती है, बाहर नहीं जा पाती है। अलाउ नहीं होता है लॉन्ग वेवलेंथ उस हाउस से बाहर चली जाए, तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेस बाहर नहीं जा पाती है, तो वहीं पे क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है, वार्म अप करती है अर्थ सरफेस को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। समझ आया। आगे देखो, सम ऑफ द गैसेज इन द अर्थ एटमोस्फियर एक्ट लाइक द ग्लास इन ए ग्रीन हाउस, दे ट्रैप सन्स हीट एंड कीप द सरफेस ऑफ अर्थ वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्ट एज ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, क्या करती है ये गैसेस, जनरली मैंने बताया सन की हीट को ट्रैप करती है और उसको अर्थ को क्या करती है, वार्म करने में हेल्प करती है। ये सब मैं आपको अभी जस्ट पहले बता चुकी हूँ जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। समझ आया। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, पहले देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक डायग्राम से समझते हैं हम क्या है। यहाँ पे सन से क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है, समझ आ रहा होगा। ये है अर्थ सरफेस अपनी। अब क्या हो रही है, कुछ हीट तो क्या होती है, वापस इस स्पेस में चली जाती है, ये देखो सन से, और कुछ वापस यहाँ पे आ जाती है, कुछ वापस यहाँ पे आई, और यहाँ पे देखो CO2 की लेयर बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, CO2 ने इन रेस को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये सरफेस को क्या करती है, हीट करती है, गर्म करती है, सरफेस गर्म हो जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। समझ आया क्या चीज़ है। चलो आगे देखो, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है मैं जनरली बता चुकी हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं, और वाटर वेपर भी होती है। देखो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस दैट हेल्प इन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, these gases either occur naturally or are produced on earth due to human activities of burning fossil fuel and biomass। CO2, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में नेचुरली भी प्रेजेंट
ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में नेचुरली भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसके अलावा मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से भी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कैसे इंक्रीज होती है, क्यों हो जाती है। ठीक है, देखो कौन कौन सी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब क्या होती है, गैसेस होती है। अब देखो, द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज वाटर वेपर। It blocks about 60% and CO2 blocks about 20% of the heat radiated by the earth. Other details of greenhouse gases are below. Okay? तो क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो वाटर वेपर होती है और जो CO2 होती है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसमें, ग्रीन हाउस गैसेज में। ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने वाली गैसेज ही ग्रीन हाउस गैसेज बोली जाती हैं। ओके, अब क्या होती है, CO2 ऑलमोस्ट 20% हीट होती है रेस से जो आती है, उनको क्या करती है, ब्लॉक करती है और अर्थ की सरफेस को गर्म करने का काम करती है, वार्म करने का काम करती है। तो 20% पार्ट तो कौन करता है, CO2 ब्लॉक करती है, और वाटर वेपर होती है, क्या वाटर वेपर होती है, वो 60% पार्ट क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में हेल्प करती है, 60%। ठीक है, वो 60% हीट को क्या करती है, ब्लॉक करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, मतलब अर्थ को वार्म अप करती है, सरफेस को। समझ आया। अब वाटर वेपर क्या होता है, कैसे एनवायरनमेंट में आती है, तो सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है। ओशियंस है हमारे पास में, लेक्स है, रिवर्स है, इन सब में पानी होता है। दिन में बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, तो जो सन होता है उसकी रेज आके गिरती है, उससे क्या होता है, कुछ सरफेस का जो ओशियंस, लेक्स होते हैं, उनके सरफेस पे जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में चला जाता है। वहाँ एनवायरनमेंट में जाके क्या करता है, वो आराम से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर जैसे ही वो वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है और उसको अपनी अर्थ सरफेस को क्या करता है, वार्म अप करने में हेल्प करता है, वार्म अप करता है। ओके, तो 70 to 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में कौन हेल्प करती है, वाटर वेपर करती है। समझ आया कैसे, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। वाटर वेपर, enormous quantity of water evaporates from the surface of seas, oceans, other water bodies, soil, plants and animals. जस्ट मैंने आपको अभी समझाया ये चीज। आगे देखो, most of the water come back to the earth in different forms of precipitation and some amount of water is retained permanently in the form of water vapor in the atmosphere. वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। अब वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है वाटर वेपर। ठीक है, अर्थ सरफेस को क्या करती है, वार्म अप करती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आप सबको समझा चुकी हूँ मैं। ओके, आगे देखो, वाटर वेपर अकाउंट फॉर अबाउट 60 to 70% ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया क्या है। आगे बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, वो हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ वार्म अप रहने लगी, गर्म रहने लगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कुछ, वो बहुत सही था। लेकिन अब जनरली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हेल्प करती है जो गैसेस, वो उनका अमाउंट क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है। कौन कौन सी गैसेस, लाइक CO2, वाटर वेपर, CH4, ये सब क्या कर रही है, वाटर वेपर ये इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब जनरली हम बात करें CO2 की, तो CO2 है वो हमेशा पर ईयर 0.5% की रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 0.5% की रेट से पर ईयर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहले भी बताया है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। लेकिन यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, अर्थ सरफेस ज़्यादा वार्म हो रही है, तो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो हार्मफुल होता है उस टेम्परेचर की वजह से क्या स्टार्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो रही है। समझ आया, ऐसा क्यों हो रहा है, गैसेस होती है जो ग्रीन हाउस, उनके इंक्रीज होने की वजह से होता है। ओके, देखो CO2 भी हेल्प करती है।
About 18 billion tons of CO2 are being introduced into the atmosphere annually. 18 बिलियन CO2 जनरली एनुअली क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अबाउट 0.5 पर ईयर, 5%, 0.5% पर ईयर CO2 की रेट इंक्रीज हो रही है। The accumulation of CO2 and other greenhouse gases is causing a gradual rise in global temperature. जनरली टेम्परेचर अर्थ की सरफेस वार्म होती है, इट्स ओके, बिल्कुल फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन गैसेस के पर ईयर इतना इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, ओके, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ आया? आगे देखो, नेक्स्ट आती है मीथेन, ओके। अब मीथेन भी क्या होता है, पर ईयर जनरली इंक्रीज होती जा रही है। अब हम बात करें थी टेम्परेचर को बाइंड करना, ठीक है। टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे करती है, टेम्परेचर इंक्रीज कौन करती, गैसेस करती है, सन की हीट को बाइंड करके, हीट को ट्रैप करके। तो जो CO2 सन की हीट को ट्रैप करती है उसके 20 टाइम्स CH4 होती है, वो हीट को ज़्यादा ट्रैप करती है। तो CH4 मोर हार्मफुल है मीथेन, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो जनरली यदि हम बात करें तो CH4 भी होती है, पर ईयर 1% इंक्रीज हो रही है। कितनी परसेंट, 1% इंक्रीज हो रही है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को 20% इंक्रीज कर रही है। दिस इज वेरी हार्मफुल, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने ग्लोबल टेम्परेचर को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब CH4 एनवायरनमेंट में इंक्रीज होने का कारण क्या है, राइस का कल्टीवेशन है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्रीज में जो चीज़ें यूज़ होती है वो है, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी क्या होती है, गैसेज एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती जा रही, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, देखो मीथेन के बारे में, दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस। Methane is an extremely effective heat trapping. One molecule of CH4 is 20 times more efficient at trapping radiation from the surface to the earth than a molecule of the CO2. जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कि CO2 के कंपैरिजन में 20 टाइम हीट को ट्रैप करने में क्या करता है, इफेक्टिव है कौन, CH4. CH4 concentration is double in the last 300 years probably due to the rice cultivation and animal husbandry. डबल हो गई है एटमॉस्फेयर में। कितना हार्मफुल है आप सब देख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, उतना ही ज़्यादा, ठीक है। देखो, CH4 कंटेन इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज 1% पर ईयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया? तो ये मीथेन है वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर को अपने साथ ट्रैप करके अपने ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज कर रही है, तो इसका कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अपनी मेन चीज़ें हैं वो जितनी कम हो सकती है, उससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है। समझ आया क्या था ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस? ये 3 गैसेस तो हमने पढ़ ली है। अब एक केस और बचती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये भी क्या करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, ग्रीन हाउस में इफेक्ट के अंदर। अब ये N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब कैसे होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका फर्टिलाइजर, जो भी हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनकी हेल्प से एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इंक्रीज होते हैं। ओके, पढ़ा था हमने ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करती है, हेल्प करती है। ये पर ईयर 0.25% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कितना इंक्रीज करती है, 6% इंक्रीज करती है, जो क्या है, हार्मफुल है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, देखो क्या है, nitrous oxide N2O, this case is increased 10% since pre-industrial times due to nitrogenous fertilizers, biomass burning, automobile exhaust etc.
It has 200 times more powerful greenhouse effect than CO2 and also depletes ozone. It is increasing about 0.25% per year and has caused about 6% of the current increase in greenhouse effect. तो पता चला ग्रीन हाउस इफेक्ट इन गैसेस की वजह से कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना ज़्यादा ये इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वो ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हर चीज़ की एक्सेसिव हार्मफुल होती है, मैंने आपको बताया है। ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उसका एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट सब पे पड़ने वाला है। एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, उन सब पे वो इफेक्ट पड़ेगा, तो जो क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए एयर पोल्यूशन कम से कम हो, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वो कम यूज़ होने चाहिए, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है उसको पॉल्यूशन से हम बचा सकें। ओके, क्योंकि आगे जाके वो हमें ही हार्म इफेक्ट करने वाला है, हार्मफुल इफेक्ट हमें पे डालने वाला है। तो समझ आया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या होता है। यदि नॉर्मल कंडीशन में हो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या होती है, सरफेस वार्म होती है। बट अब ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, तो समझ आया। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, वो सब हमने पढ़ लिया है। आई होप यहाँ तक सब स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को इस पोर्शन में कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।